सीन स्टार्ट होता है ऑस्ट्रेलिया से, जहाँ कैंगरू बीस्ट और हुडेड फिगर के बीच बातचीत चल रहा था। थोड़ा बहुत बहस भी चल रहा था और ये सब उनके नए किंग की वजह से हो रहा था, जो कि खुद डार्कनेस था। तभी डार्कनेस अपना आंखें खोलता है और अपने नेक्स्ट कैंपेन के लिए अपने आप को प्रिपेयर करने लगता है, अपने नेक्स्ट वॉर के लिए अपने आर्मी को रेडी करने लगता है, उनको एनकरेज करके उनको अपने एनर्जी से प्रफुल्लित करने लगता है। सीन शिफ्ट होता है सेलेस्टियल माउंटेन में, जहाँ व्हाइट जेड एलिफेंट का घर था और वो वहाँ रिसेंटली मिस्टी माउंटेन से ही आ रहा था और वो वहाँ आके अपने सुपीरियर्स के सामने झुक के रिसेंट अपडेट्स के बारे में उनको बताने लगा था। यूँ तो पता नहीं लग रहा था कि उसके सुपीरियर्स कौन हैं, पर थोड़े बहुत उनकी शैडो की वजह से उनके बारे में थोड़ा बहुत पता जरूर चल गया था। उसके सुपीरियर्स में से एक सी हॉर्स था और दूसरा एक वीजल होगा। पता नहीं कुछ और भी हो सकता है, वो हमें आगे पता चलेगा। डार्कनेस जग चुका है, वो अपने आप को अपनी आर्मी को फैलाने लगा है। तो हमें भी यहाँ से रवाना होना पड़ेगा, डार्कनेस को किसी भी हाल में रोकना पड़ेगा, बोल के जहाँ व्हाइट जेड एलिफेंट और उसके सुपीरियर्स आपस में बातचीत कर रहे थे, वहीं सीन शिफ्ट होता है समंदर की गहराई में, जहाँ हाइड्रा, द 5 हेडेड स्नेक और ऑर्का कहीं जा रहे थे, अपने किसी मिशन को कंप्लीट कर रहे थे। वो जाके एक सबमर्ज्ड जजेंटिक डोर के पास रुकते हैं और अंदर का चीज देख के सरप्राइज हो जाते हैं। अंदर से जगमगाती ब्रिलियंस लाइट निकल रहा था, पर सच में अंदर क्या है ये भी हमें आगे ही पता चलने वाला था। सीन शिफ्ट होता है यूनाइटेड नेशन में, यूनाइटेड नेशन के उसी वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में, जहाँ अभी भी बहस हो रही थी और डार्कनेस की धमकी के बाद तो मामला क्रिटिकल रूप ले ली थी। ये उसने क्या बोल के चला गया? क्या हम इंसान उसकी बात चुपचाप मान लेंगे? उसके हिसाब से तो हम अगर डीमोनिक ट्री के साथ लड़े तो 90% पॉपुलेशन खत्म हो जाएगी। और आप लोग भी सोच के देखो, क्या हम अपने करंट पावर लेवल में डीमोनिक ट्री के साथ लड़ पाएंगे? डीमोनिक ट्री बहुत पावरफुल है, उसने कई बार हमारी हेल्प भी की है और उस जैसे फॉर्मिडेबल ओपोनेंट से लड़ना मौत से खेलने के बराबर है। हाँ, तुम लोग ठीक कह रहे हो, हमारे सामने तो कुएं और खाई का सिचुएशन आ गया है। हम कोई भी ऑप्शन चुने, घाटा तो हमारा ही होने वाला है, बोल के जहाँ वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में बात पे बात उठ रही थी, वहीं फेडरेशन का हेड कुछ अलग ही सोच रहा था। वो तो डार्कनेस की बातों को ब्रेक डाउन कर रहा था। डार्कनेस बहुत पावरफुल है, पर वो इंसानों को डीमोनिक ट्री के साथ लड़वाना क्यों चाहता है? कहीं दाल में कुछ काला तो नहीं है, या पूरी दाल ही काली है, बोल के फेडरेशन का हेड सोच में पड़ा था। और उसका सोचना सही भी था। कहीं डार्कनेस का कुछ और मकसद तो नहीं था? कहीं डार्कनेस को इंसानों से खतरा तो नहीं था? यही फेडरेशन के हेड को जानना था। डार्कनेस के आने के बाद कॉन्फ्रेंस 2 दिनों तक चला, फिर भी उनके कॉन्फ्रेंस का कोई कंक्लूजन नहीं निकला था। पर तीसरे दिन कुछ अजीब हुआ। ज़ीउ द डीमोनिक ट्री वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में आ पहुंचा। स्टार्टिंग में वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में थोड़ा बहुत अर्थक्वेक महसूस हुआ और धीरे धीरे चारों तरफ से रूट एक जगह पे केंद्रित होने लगा, एक ट्री आंट का स्वरूप ले लिया। ज़ीउ को देख के वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में सब लोग शॉक थे, क्योंकि जिस बिल्डिंग में वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हो रहा था उस बिल्डिंग के चारों तरफ स्पिरिट पावर आइसोलेशन सिस्टम लगाया गया था, जो किसी भी स्पिरिचुअल अबनॉर्मलिटी को डिटेक्ट कर सकता था और तुरंत बिल्डिंग के चारों तरफ एक शील्ड क्रिएट कर सकता था। क्योंकि डीमोनिक ट्री इन सब से बच के वहाँ आ गया था, इसी बात से सबका मुंह खुला का खुला रह गया था। डीमोनिक ट्री, तुम तो हुआशुआ रीजन में थे और वहाँ से तुम यहाँ तुरंत कैसे चले आए? ऊपर से बिल्डिंग में स्पिरिट पावर आइसोलेशन सिस्टम लगाया गया है, तुम उस सब से कैसे बच आए? कहीं तुम्हें इस बात को तो चिंता नहीं है कि हम डार्कनेस से हाथ मिला लेंगे, इसीलिए तो कहीं तुम यहाँ भाग के नहीं आए हो? बोल के वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में सवाल पे सवाल उठने लगा था, जिसका ज़ीउ तुरंत जवाब देता है, स्पिरिट पावर आइसोलेशन सिस्टम, कहीं तुम इस कचरे के बारे में तो नहीं बोल रहे हो जिसे मैंने आते समय तोड़ दिया है? तुम लोगों को क्या लगता है वो डिवाइस तुम्हें बचा लेगा? लो, तुम्हारा डिवाइस तुम खुद ही रखो, बोल के ज़ीउ टूटे हुए स्पिरिट पावर आइसोलेशन सिस्टम को इंसानों को लौटा देता है, क्योंकि ज़ीउ के लिए वो कुछ नहीं था। आगे ज़ीउ फिर से अपनी बातों को कंटिन्यू करता है, तुम लोगों का बहुत छोटा दिमाग है, मुझे तुम लोगों के और डार्कनेस के एलाइड बनने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए तुम ऐसी गलतफहमियां मत पालो। बातों को घुमाना मेरी आदत नहीं है, मैं सीधा डायरेक्ट पॉइंट पे आता हूँ। मैं डार्कनेस के जैसे ट्रिक नहीं खेलने वाला हूँ, और जब तुम लोग मेरे खिलाफ होगे, मेरे अगेंस्ट वॉर छेड़ोगे, तो मैं गारंटी देता हूँ कि मैं पूरे इंसानियत को ही इस धरती से मिटा दूंगा। और मैं ये मजाक नहीं कर रहा हूँ, ना ही हवा में बातें फेंक रहा हूँ। ये तुम फेडरेशन के हेड से ही पूछ लो, जो मुझे अच्छी तरीके से जानता है, मेरे एक्शन से वाकिफ है। पर मुझे एक बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है कि डार्कनेस इंसानों को मुझसे क्यों लड़वाना चाहता है, उनको मेरे हाथों मरवाना क्यों चाहता है। हाँ, पर एक बात मुझे जरूर पता है कि प्रीवियस एरा में इंसानों ने ही डार्कनेस को हराया था, उसे कैद किया था। ज़ीउ की ऐसी बातें सुन पूरा कॉन्फ्रेंस रूम साइलेंस हो जाता है। किसे पता था कि डार्कनेस जैसे फॉर्मिडेबल एनिमी को कभी इंसानों ने हराया था? क्या वो अब मुमकिन भी था? ये तो अब डिस्कशन के लिए अलग ही टॉपिक बन गया था। इसी बीच फेडरेशन का हेड ज़ीउ के पास आता है, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम यहाँ डार्कनेस के बारे में
और इंसानों की लड़ाई के बारे में बताने तो यहाँ नहीं आए होगे। तुम्हारे यहाँ आने की असली मकसद क्या है? बोल के फेडरेशन का हेड जियो को क्वेश्चन करने लगता है। जियो का तो एक ही मकसद था, डार्कनेस से वॉर छेड़ना। इसमें इंसान जियो का सपोर्ट करेंगे या डार्कनेस का, ये तो उनका आपसी मामला था और ये बात जियो वहीं क्लियर कर दिया था। क्या तुम फुल कॉन्फिडेंट हो कि इस वॉर में तुम जीतोगे? बोल के जैसे ही फेडरेशन का हेड फिर से क्वेश्चन करता है, जियो वहाँ से जाने लगता है। पर जाने से पहले वो वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में एक बात बोल देता है। बात की लड़ाई में हार हो या जीत हो, वो डार्कनेस से जरूर लड़ेगा। डार्कनेस को इस दुनिया को तबाह करने नहीं देगा। जियो तो वहाँ से चला जाता है, पर जियो की बात कॉन्फ्रेंस रूम में गूंजने लगती है। अब इंसान किसका साइड लेंगे, डार्कनेस का या जियो का? ये तो वक्त ही बताएगा। सीन शिफ्ट होता है मिस्टी माउंटेन में, जहाँ जियो वापस लौट आया था और सोच में पड़ा था। इंसानों का मामला तो हैंडल हो गया था, बस अब उसके बीस्ट का इवॉल्व होना बाकी था, स्पिरिचुअल टाइड के खत्म होना बाकी था। जल्दी ही एक भयंकर वॉर स्टार्ट होगा, जिसका नायक जियो और खलनायक डार्कनेस होगा। पर वो ऑस्ट्रेलिया तक पहुंचेंगे कैसे? क्योंकि वहां तक पहुंचने का डिस्टेंस तो बहुत बड़ा था और बीच में अटलांटिक समंदर था। वो अगर फुल पावर से ऑस्ट्रेलिया की तरफ मार्च भी करें, तब भी ऑस्ट्रेलिया तक पहुंचते पहुंचते 10 दिन का टाइम लगने वाला था। इसीलिए वॉर स्टार्ट होने से पहले ही सब कुछ प्लान करना बहुत जरूरी था। जियो ये सब सोच ही रहा था कि उसका कॉन्शियसनेस अलग ही जगह पे टेलीपोर्ट हो जाता है और चुटकियों में वो अपने आप को सिस्टम के सामने पाता है। क्या हुआ, तुम मुझे यहाँ फिर से क्यों बुलाए? बोल के जियो सिस्टम से उस अननोन एंटिटी से अपना क्वेश्चन पूछने लगता है। जियो के पास कई सारे सवाल थे जो वो सिस्टम से पूछना चाहता था। ये सिस्टम आखिर कौन था? ये डार्कनेस के बारे में इतना क्यों जानता था? इन सारे सवालों का जवाब अब पेंडिंग रह गया था।